हेलो डी स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आरसीसी में देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस। ये बॉन्ड स्ट्रेस क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेंथ इन दोनों के बारे में थोड़ा सा पहले समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बॉन्ड और बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड का मतलब क्या था, पकड़ना। जैसे हमने कहा कि जब हम कंक्रीट में किसी इस्पात को इस प्रकार से दबा रहे हैं तो क्या उसमें पर्याप्त बॉन्ड है। अगर बॉन्डिंग है तो हम कहेंगे सेफ रहेगा, अगर बॉन्डिंग नहीं रहेगा क्या सेफ रहेगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो क्या करेगा, फेल कर जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, अब फोर्स लगाने के बाद ये इस्पात बाहर आ गया, कंक्रीट बाहर चला गया। हम कहेंगे क्या कि इसमें बॉन्डिंग है ये नहीं। ठीक है, तो क्या इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ है, कोई सामर्थ्य है बॉन्डिंग, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि फेल कर गया। ठीक है, तो अब हम कहेंगे क्या कि जो हम पकड़ रहे हैं इसी को हम कहेंगे क्या, बॉन्डिंग। तो पहला नंबर तो हम ये कहेंगे कि बॉन्ड है क्या। पहला नंबर बोलेंगे क्या, बॉन्ड है क्या। हम कहेंगे जो कंक्रीट और स्टील के बीच जो ग्रिपिंग, ठीक है, ग्रिप होता है या पकड़ होता है, उसी को हम कहते हैं बॉन्ड। किसके बीच भाई, स्टील और कंक्रीट, इन दोनों के बीच में जो ग्रिप होता है, जो पकड़ होता है, जो स्लिप होने से बचाता है, उसी को हम कहते हैं बॉन्ड कहते हैं। बता दीजिए यहाँ से। ठीक है, किसके बीच, कंक्रीट और स्टील। बॉन्डिंग एक ही मटेरियल के बीच हो सकता है, बॉन्डिंग अलग अलग मटेरियल के बीच भी हो सकता है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। एक ही मटेरियल के बीच होगा तो उसको हम जानते हैं, ठीक है, कौन सा फोर्स होगा भाई, कोहेसिव फोर्स के कारण या कोहेसिव प्रॉपर्टी के कारण होगा। अगर भिन्न भिन्न मटेरियल के कारण होगा हम कहेंगे एडहेसिव प्रॉपर्टी के कारण होगा। तो बता भाई, जो आरसीसी होता है इसमें प्लेन सीमेंट कंक्रीट और प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बीच में कौन दबता है, स्टील। बता भाई, दोनों अलग अलग फैमिली के हुए कि नहीं हुए। जब दोनों अलग अलग फैमिली के हुए तो हम कह रहे हैं क्या कि इन दोनों अलग अलग फैमिली के बीच में स्नेह जाग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या है, यहाँ पर होगा एडहेसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पर एडहेसिव प्रॉपर्टी होगी। तो हम कहेंगे जो बॉन्डिंग होती है यह सामान्यतः एडहेसिव प्रॉपर्टी के कारण होता है। किसके कारण होता है, एडहेसिव प्रॉपर्टी के कारण होता है। क्या सिर्फ एडहेसिव प्रॉपर्टी होता है, बिल्कुल नहीं। एडहेसिव प्रॉपर्टी के साथ साथ जब इसको हम खींच रहे हैं इधर की ओर, जब हम इसको इधर की ओर खींच रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ पर स्लाइड होने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लाइड होने का प्रयास कर रहा है। और जब स्लाइड होने का प्रयास कर रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पर फ्रिक्शन तो होगा, नहीं होगा, फ्रिक्शन तो होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि फ्रिक्शन भी यहाँ पर जनरेट होता है। ठीक है, क्या, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। और हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स होगा और इस फ्रिक्शनल फोर्स को रेजिस्ट करेगा, तब हम कहेंगे इसकी क्या है, बॉन्डिंग है। क्लियर हुआ। दूसरा, कुछ मैकेनिकल फोर्स भी यहाँ पर अप्लाई होता है, कुछ यहाँ पर मैकेनिकल फोर्स भी अप्लाई होता है। मैकेनिकल फोर्स को हमने आपको सोम में बताया था कि मैकेनिकल फोर्स होता क्या है। ठीक है, वह फोर्स जिसको हम कांटेक्ट के कारण लगाते हैं, अर्थात हम कहेंगे कि दोनों बॉडी के बीच कांटेक्ट हो, अगर कोई फोर्स अप्लाई होगा तो उसको हम कहेंगे मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, ये जो कंक्रीट है, ये कंक्रीट स्टील को इस प्रकार से पकड़ा है, बता भाई कांटेक्ट है कि नहीं है, दोनों में कांटेक्ट है। जब दोनों में कांटेक्ट है हम कहेंगे जो यहाँ पर फोर्स जनरेट होगा उसको हम मैकेनिकल फोर्स कहेंगे। अब बात ये आती है, ठीक है, कि जो फोर्स लगेगा कि रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा। चलो देखते हैं थोड़ा सा। हमने कहा ये हमारा स्टील है और ये हमारा क्या है, यहाँ पर कंक्रीट है। हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं, इसको पकड़ के क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, पकड़ के क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। यहाँ पर स्लिप नहीं कर रहा है, यहाँ पर स्लिप नहीं कर रहा है, अर्थात हम कहेंगे इसमें ग्रिप पर्याप्त है, बॉन्ड है। ग्रिप पर्याप्त है, हम कहेंगे क्या, बॉन्ड है। ठीक है, ये सरक नहीं रहा है, अर्थात इसमें रिलेटिव मोशन भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि इनको यहाँ पर कोई रोक रहा है, इनको यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई रोक रहा है। अब बता भाई, क्या ऐसे रोक लेंगे, हमने कहा भैया वहीं पर रुक जाओ, क्या रुक जाएंगे, क्या नहीं रुकेंगे, क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, रोकने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, और उस फोर्स को कहते हैं क्या, रेजिस्टिंग फोर्स। बता भाई क्लियर से हमने क्या कहा। ठीक है, हमने ये कहा कि हम इनको कह रहे हैं भैया हम तुमको कंक्रीट में दबा दिए, तुम निकलना नहीं, कहेंगे ठीक है। लेकिन जैसे हमने फोर्स लगाया, जैसे ही फोर्स लगाया हम क्या देख रहे हैं कि निकल गए। ठीक है, क्योंकि हमने इनको सिर्फ रोका था, हमने कहा भैया आप यहीं पर रोके रहिएगा, नहीं। ठीक है, अगर इनको रोकने से बचाना है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होना चाहिए, यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होना चाहिए। उसी रेजिस्टिंग फोर्स के कारण ये अप्लाइंग फोर्स जो है रेजिस्ट किया जाएगा। ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, इस अप्लाइंग फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए जो फोर्स इंटरनल, या हम कहेंगे अपोजिट डायरेक्शन जनरेट होगा, उसी को हम कहेंगे क्या, रेजिस्टिंग फोर्स। और ये रेजिस्टिंग फोर्स आपका मैकेनिकल रेजिस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शनल रेजिस्टिंग फोर्स और एडहेसिव प्रॉपर्टी के कारण जनरेट होता है। बता क्लियर है।
ठीक है। एडहेसिव का मतलब क्या, इन दोनों को आपस में पकड़ लिया है, ठीक है। अब पकड़ लिया इसका मतलब बॉन्डिंग है, किस प्रॉपर्टी के कारण पकड़ा, एडहेसिव प्रॉपर्टी के कारण पकड़ा है, ठीक है। अब पकड़ लिया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा ही, एडहेसिव प्रॉपर्टी के कारण लगा, ठीक है। हमने कहा ये दोनों कांटेक्ट में, कंक्रीट और स्टील दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है। और कांटेक्ट में होकर के एक इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं जिसकी दिशा अप्लाइंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, हम कहेंगे वो भी क्या एक प्रकार से रेजिस्टिंग फोर्स, अर्थात हम कहेंगे कि मैकेनिकल रेजिस्टिंग फोर्स होगा। क्लियर हुआ। फिर हमने बात किया फ्रिक्शन, ठीक है। हमने इसको इधर इधर खींचा, इसको हमने क्या किया इधर की ओर खींचा, और ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में ढकेल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ढकेल रहा है, ठीक है। जब अपोजिट डायरेक्शन में ढकेल रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पर भी क्या होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, क्या होगा यहाँ पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा। बताइए क्लियर हुआ। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो बॉन्ड है ये वास्तव में एक रेजिस्टिंग फोर्स की भांति कार्य करता है। क्लियर हुआ, किसकी भांति, रेजिस्टिंग फोर्स की भांति कार्य करता है, ठीक है। ये हुआ बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब सामर्थ्य। अब बॉन्ड स्ट्रेस की हम बात करेंगे, हम बॉन्ड स्ट्रेस की हम बात करेंगे तो हमने कहा क्या कि जो रेजिस्टिंग फोर्स हो रहा है, अगर इसी रेजिस्टिंग फोर्स को पर यूनिट नॉमिनल, ठीक है, पर यूनिट नॉमिनल एरिया के आधार पर हम कर देंगे। ये नॉमिनल एरिया क्या है, हमने कहा ये पूरी परिधि को क्या करता है, पकड़ता है। जो रजिस्ट किया जाएगा वो किसके कारण किया जाएगा, ये पूरे पैरामीटर के द्वारा किया जाएगा, अर्थात पूरी परिधि के द्वारा किया जाएगा, पूरी लंबाई के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अभी हम डेरिवेशन कराएंगे, अभी हम डेरिवेशन कराएंगे, इसको आप सिर्फ समझिए, ठीक है। हमने क्या कहा कि ये जो भी बॉन्ड स्ट्रेस की हम बात करेंगे, हमने कहा जो रजिस्टिंग फोर्स है, अगर इसी रजिस्टिंग फोर्स को पर यूनिट एरिया की रिस्पेक्ट में अगर हम दर्शा देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, बॉन्ड स्ट्रेस, वो हमारा क्या कहलाएगा, बॉन्ड स्ट्रेस कहलाएगा। बताइए क्लियर होना से इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब बात यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बात यहाँ पर करते हैं। हमने कहा एक रस्सी है, अब आपको बोला गया है कि इसको पकड़ के लटकिए, क्या बोला गया, इसको पकड़ के लटकिए। आपने क्या किया, सिर्फ जा करके 2 उंगली भर का पकड़ पाए, सिर्फ इतना पकड़ पाए, इतना। बता भाई कितने देर तक आप लटके रहेंगे, थोड़ी देर तक, तुरंत क्या हो गए, स्लाइड कर जाएगा, तुरंत क्या हो गया, स्लाइड कर जाएगा। क्या पर्याप्त बॉन्डिंग है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या पर्याप्त बॉन्डिंग है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। पर्याप्त बॉन्डिंग के लिए क्या आवश्यक है, हमने कहा कि अगर हम इसको कुछ इतना पकड़ लेते, हमने कहा कि पहले हम इतना पकड़ रहे थे, अब हम पर्याप्त इसको कुछ इतना पकड़ लेते तो हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते थे। हमने क्या बढ़ाया, इसकी लंबाई, हमने इसकी क्या बढ़ा दिया, लंबाई। हमने कहा कि यदि किसी छड़ को, ठीक है, यदि किसी छड़ को, ठीक है, किसी कंक्रीट में इतनी आवश्यक लंबाई तक या इतनी लंबाई तक दबाया जाए कि उस छड़ पर आने वाले सभी फोर्स को रेजिस्ट कर सके, तो उसी को हम कहते हैं क्या, एंकरेज लेंथ। उसको हम क्या कहते हैं, एंकरेज लेंथ। अगर आप सिंपल भाषा समझना चाहो तो एंकरेज लेंथ को ही आप डेवलपमेंट लेंथ भी कहते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट लेंथ भी कहते हैं। अभी सब आगे मिलेगा, ठीक है। हमने क्या देखा कि हमने इसकी लंबाई को बढ़ाया और लंबाई को हमने बढ़ा दिया, हम कह रहे हैं कि इसको हम थोड़ी देर के लिए बॉन्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्डिंग के लिए एंकरेज लेंथ का होना आवश्यक है या डेवलपमेंट लेंथ का होना भी आवश्यक है। अभी हम थोड़ा सा आगे इसका डेरिवेट करेंगे, क्लियर हो यहाँ से, ठीक है। फिर और देखिए, मान लीजिए इसकी मोटाई बढ़ गई, मान लीजिए इसकी मोटाई क्या हुई, बढ़ गई। हम हाथ से पकड़ रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं, हाथ से हम पकड़ रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब बता भाई क्या हम थोड़ी देर तक लटक पाएंगे इसमें, बिल्कुल नहीं लटक पाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम पर्याप्त इसको पकड़ ही नहीं पाए हैं, अभी इसको हम पर्याप्त पकड़ नहीं पाए हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने कहा कि यहाँ पर बॉन्डिंग आपकी फेल हो रही है। अच्छा, बॉन्डिंग फेल हो गई तो हम कहेंगे वहाँ पर क्या कि जो आपका, ठीक है, अधिक डायमीटर का था उसको आप, ठीक है, कम डायमीटर का यूज कर दीजिए। और जब कम डायमीटर का यूज करेंगे तो भाई सब नहीं आएगा पकड़ में, तो एक आध दो तो ओबे करेगा, ठीक है। अच्छा, एक आध दो पकड़ में आ जाएगा, हम कहेंगे कुछ बॉन्डिंग यहाँ से हम कर सकते हैं, क्लियर से। तो इतना चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया है। अभी इसमें और ढेर सारा चीज है, और ढेर सारा चीज है। अब हम एक एक चीज करके आगे हम बताने चल रहे हैं, बता भी क्लियर हो इतना नहीं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हम बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेस और स्ट्रेंथ हमने दोनों चीज बता दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमारे पास कंक्रीट ब्लॉक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंक्रीट ब्लॉक है। यहाँ पर हमने, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक बार को इस प्रकार से इनके अंदर दबा दिया। ये कंक्रीट है, ये कंक्रीट क्या करेगा कि इनके चारों तरफ कुछ इस प्रकार से क्या रखेगा, ठीक है, पकड़ा रखेगा। अर्थात हम कहेंगे कि इनको, ठीक है, पकड़ने का प्रयास क्या करेगा भाई, पकड़े ही रहेगा।
ठीक है, इनको इस प्रकार से पकड़ा रहता है। अब डायग्राम अच्छे से बना लेना, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसे है। अगर इसको हम सामने से देखेंगे तो हम कह रहे हैं क्या कि ये बार यहाँ पर है, ये यहाँ पर हमारा बार है, ठीक है। और इसी बार के चारों तरफ यहाँ पर क्या है, कंक्रीट भरा है। यहाँ पर क्या है, ये कंक्रीट भरा है। अब बताओ भाई, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या कंक्रीट इस बार के बीच में है? नहीं, कंक्रीट कहाँ है, इसके चारों तरफ। अर्थात ये हमारा बार है, ठीक है, इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या है, कंक्रीट है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि क्या यहाँ पर बॉन्ड आपको दिख रहा है? कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? यहाँ पर बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा है। ये बॉन्ड कब दिखेगा? ये बॉन्ड कब दिखेगा? हम कहेंगे कि जब यहाँ पर हम कोई फोर्स लगाएं, जब यहाँ पर हम कोई फोर्स लगाएं तभी तो बॉन्ड दिखेगा, ठीक है। हमने कहा कि मान लीजिए थोड़ी देर से एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक है। एक दो लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, व्यक्ति नंबर ए और व्यक्ति नंबर यहाँ पर क्या है, 2, ठीक है। अब कुछ भी मान लीजिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी आपको मानना हो मान लीजिए, कुल मिला के समझिए, ठीक है। इन्होंने कहा हम आपसे बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो क्या इनको पता है? बिल्कुल नहीं। कब पता चलेगा? जब ये इनसे दूर जाने का प्रयास करेंगे। जब ये इनसे दूर जाने का प्रयास करेंगे तब इनके अंदर दिखाई पड़ेगा कि हाँ भाई, जो बंदा कह रहा था वो सही कह रहा था कि हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब क्या, बॉन्डिंग थी। लेकिन जब इनसे दूर हुए तब वहाँ पर जाकर के पता चला कि हाँ, इसमें कितनी बॉन्डिंग थी, ठीक है। अब पता लगा इनके दूर जाते ही, ठीक है, ये क्या हुए, कहीं और, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इनमें बॉन्डिंग नहीं थी। अगर क्या कहते हैं कि इनके दूर जाने से ये भी सही से ना रह पाए, इसका मतलब क्या, बॉन्डिंग है, ठीक है। यहाँ से आपको मिल गया। दूसरा एग्जांपल हम उठाते हैं, जैसे बच्चा जब छोटे में रोता है, जब बच्चा छोटे में रोता है, ठीक है, जब छोटा होता है तो रोता है तो क्या करता है कि किसी चीज़ को पकड़ता है पहले। जैसे मान लीजिए किसी के गोद में बैठा है तो उसको क्या करेगा, पकड़े रहेगा। जब उसको आप दूसरा उठाओगे तो उनको छोड़ता नहीं है, और ये पूरी ताकत लगाकर क्या करता है, जितना उसके पास ताकत है वो पूरी ताकत से उनको पकड़ता है। लेकिन आप फिर भी उनको पकड़ क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, उनको पकड़ क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। जब आप खींच रहे हो तब आपको पता चला कि हाँ, इसमें बॉन्डिंग कितना है। इसका मतलब हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर ये सीखा कि अगर इस प्रकार से हमने दबा दिया तो हमने ये कहा बॉन्डिंग है, लेकिन हमें एहसास कब होगा, जब हम इसको पकड़ के क्या करेंगे, खींचेंगे। जब इसको पकड़ क्या करेंगे, खींचेंगे। या हम कहेंगे कि इन दोनों मटेरियल को हम क्या करें, अलग करने का प्रयास करें। जब अलग करने का प्रयास करेंगे तब वास्तव में पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ बॉन्डिंग है। क्लियर हुआ से? चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। बस उतना ही समझना भाई, जितना समझना है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि हम एकदम बेसिक से बना रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चे इसको देखते हैं, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि हम बस मेन बताते हुए चले जाएं, नहीं, शुरू से लेकर के चल रहे हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें तैयार है तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और जिनको नहीं पता वो अपना एक तरफ से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा क्या कि अब जब हम इसको आगे को खींच रहे हैं, जब इसको हम आगे को खींच रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक प्रकार से फोर्स जनरेट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिंग फोर्स। इसको हम बोल रहे हैं अप्लाइंग फोर्स। इसको हम क्या बोल रहे हैं, अप्लाइंग फोर्स। और इसको हम बोल रहे हैं क्या, रेजिस्टिंग फोर्स। इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टिंग फोर्स। यदि अप्लाइंग फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स दोनों का मान आपस में बराबर हो जाए, हम कहेंगे क्या, ये निकलेगा नहीं बाहर। और यदि रेजिस्टिंग फोर्स का मान कम हो जाए, अप्लाइंग फोर्स का मान ज्यादा हो जाए, हम कहेंगे क्या, तुरंत निकल जाएगा। और जब ये छड़ बाहर निकला, हम कहेंगे यहाँ पर बॉन्डिंग क्या हुआ, इसका फेल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि ये रेजिस्टिंग फोर्स किस किस कारण से होगा। तो हम देखेंगे पहला नंबर मैकेनिकल रेजिस्टिंग। पहला नंबर यहाँ पर क्या होगा, मैकेनिकल रेजिस्टिंग, ठीक है। अभी लिखना नहीं, अभी हम सब लिख देंगे, अभी आप सिर्फ समझते रहिए, अभी हम लिख देंगे, उसको अच्छा आप लीजिएगा, अभी नहीं, ठीक है। मैकेनिकल रेजिस्टिंग मतलब क्या, जब कंक्रीट और स्टील दोनों आपस में क्या है, संपर्क सतह में है, और संपर्क होने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रकार से फोर्स जनरेट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या, मैकेनिकल रेजिस्टिंग फोर्स। दूसरा हमारा क्या होगा, हम कहेंगे एडहेसिव प्रॉपर्टी। अगला हम क्या कहेंगे यहाँ पर, एडहेसिव प्रॉपर्टी के कारण भी होगा। एडहेसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, दो भिन्न पदार्थ के अणुओं को, या हम कहेंगे दो भिन्न या अलग अलग फैमिली के लोगों को आपस में क्या करता है, चिपकाने का प्रयास करता है, ठीक है। अर्थात दो विभिन्न प्रकार के अणुओं को आपस में क्या करता है, मिलाकर रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडहेसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर स्टील और कंक्रीट ये दोनों अलग अलग फैमिली के लोग हैं, और इन दोनों को आपस में क्या किया, बांधा हुआ है, इसको हम कहेंगे क्या, एडहेसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा क्या होगा, हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल रेजिस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शनल
रजिस्टिंग फोर्स, ये जो रोक रहे हैं, ये जितने लोग रोक रहे हैं, ठीक है, इन सभी को हम रजिस्टिंग फोर्स के अंदर रखेंगे। बता क्लियर होना से, ठीक है, किसके अंदर रखेंगे हम? रजिस्टिंग फोर्स के अंतर्गत रखेंगे। अब ये 3 प्रकार के लोग हैं जो इनको रोकने का प्रयास करेंगे। क्या इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है? हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, पहले रोकने के लिए इतना हम कह देते हैं। अब उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि किस स्थिति में बॉन्ड स्ट्रेस को बढ़ाया जा सकता है या बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। पहला नंबर तो हमने कहा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या था, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया क्या कि स्टील और कंक्रीट के बीच, ठीक है, जो ग्रिप बनता है उसी ग्रिप को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड। जिसे क्लियर हुआ? किसको? ठीक है, स्टील और कंक्रीट के कांटेक्ट सरफेस पर जो ग्रिप बनता है उसी ग्रिप को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड। क्लियर हुआ? फिर दूसरा, कंक्रीट और स्टील, ठीक है, को या कहेंगे कंक्रीट में स्टील को स्लिप होने से, ठीक है, बचाने वाला जो स्ट्रेंथ होता है उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ है ना? तो विभिन्न प्रकार की परिभाषा है, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ये इतने लोग प्रभावित करते हैं, इसके अलावा भी कुछ है। कौन कौन है? ठीक है, देखते हैं भाई। जैसे मान लीजिए हमने फेल कर गया, हमें बॉन्ड को या बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कराना है, ठीक है। हमने कहा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ को क्या करना है? इंक्रीज कराना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कराने के लिए आपके पास निम्न स्थिति हो सकती है। पहला नंबर क्या? हाई ग्रेड की कंक्रीट यूज कर लीजिए। किसका? हाई ग्रेड की कंक्रीट यूज कर लीजिए, ठीक है। जब हाई ग्रेड की कंक्रीट यूज कर लेंगे तो बता भाई कंक्रीट की, ठीक है, कंक्रीट की जो हाई ग्रेड यूज करेंगे तो इसमें पकड़ जो होगा, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या होगी? बढ़ जाएगी। अच्छा, उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ी, हम कहेंगे स्टील को भी क्या करेंगे? बहुत तीव्र गति से पकड़ेगा। जब बहुत तीव्र गति से पकड़ेगा हम कहेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ का मान भी क्या होगा? यहाँ पर बढ़ जाएगा। बता रहे क्लियर यहाँ से, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एडहेसिव प्रॉपर्टी, या हम कह सकते हैं कि जो भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यहाँ पर होता है, ठीक है, उस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। कब? जब हाई ग्रेड की कंक्रीट यहाँ पर यूज किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर एक प्लेन बार है, ठीक है। अब उस प्लेन बार के स्थान पर अगर हम डिफॉर्म बार का यूज कर दें, या हम कह सकते हैं क्या कि टोर बार का यूज कर दें, तो वहां से भी हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। किसको? ठीक है, डिफॉर्म बार का यूज कर दिया जाए, या हम कह सकते हैं टोर बार का यूज किया जाए, या हम कह सकते हैं क्या कि स्टील के ग्रेड को बढ़ा दिया जाए, तो भी वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। बता दो क्लियर है? ठीक है। अगला, पर्याप्त कुटाई कर दो। पर्याप्त कुटाई कर दो, क्यों? क्योंकि अगर पर्याप्त कुटाई नहीं रहेगा तो हो सकता है इनके बीच में एयर बैठ जाए, और एयर बैठने से हम कहेंगे कि ये स्टील का कांटेक्ट कंक्रीट के साथ नहीं बन पाएगा। अब ऐसी स्थिति में बॉन्ड स्ट्रेंथ का मान क्या होता है? घट जाता है। हम कहेंगे कि पर्याप्त कंपैक्शन करके, ठीक है, कंपैक्ट कीजिए उसको, अच्छे से क्यूरिंग भी कीजिए, उससे भी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है। फिर अगला हम कहेंगे क्या, हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये स्टील है, इस स्टील के ठीक है, इस सरफेस को, स्टील के इस सरफेस को कंक्रीट क्या करता है? पकड़ता है, सरफेस को पकड़ता है। तो हमने कहा कि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि जो मोटी डायमीटर की बार है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे कि पतली डायमीटर का बार यूज कर देंगे। अर्थात कहेंगे यहाँ पर थिनर बार का यूज करके, ठीक है, थिनर बार का यूज करके। अच्छा, बात यह आती है कि थिनर बार यूज करेंगे, क्या उतना ही संख्या पड़ेगा? नहीं। हमने कहा कि स्टील के एरिया को, ठीक है, जो भी स्टील का एरिया आया है AST, उसको आप कांस्टेंट रखिए, ठीक है। अब जैसे 20 mm का बार आपने यूज किया तो वहां पर आ गया मान लीजिए 4, ठीक है, मान लीजिए कितना आ गया? 4। अब वहीं पर हम जब 15 mm की सरिया यूज करेंगे, बार यूज करेंगे, तो नंबर ऑफ बार क्या होगा? वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। और जब नंबर ऑफ बार वहां पर इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगी। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा हम कहेंगे इनकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। बता दो क्लियर है? ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हम कहाँ पर बढ़ा सकते हैं? हाई ग्रेड की कंक्रीट यूज करके, हाई ग्रेड का स्टील यूज करके। उसके बाद हम फिर कहेंगे क्या कि थिनर बार का यूज करके, लेकिन थिनर बार कौन? अधिक मात्रा में यूज करके। क्लियर यहाँ से? ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि कौन कौन प्रभावित करता है, कौन कौन प्रभावित करता है, वो भी हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम सबका एक पॉइंट वाइज करके लिख दे रहे हैं, उसको आप छापिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है, ठीक है, हम देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में हमने कुछ यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पर हम बताते हैं आपको, थोड़ा सा, ठीक है, पीछे नहीं बताया वहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है वह सामान्यतः किसके कारण होता है? हमने कहा क्या कि जब कंक्रीट श्रिंक करता है, जब कंक्रीट श्रिंक करता है, श्रिंक के कारण उसमें सिकुड़न होती है, सिकुड़न के कारण हम कहेंगे क्या
कि ये कुछ इस प्रकार से ऐसे बटोरने का प्रयास करता है, इस प्रकार से सिकुड़ने का प्रयास करता है। और जब सिकुड़ने का प्रयास कर रहा है तो देखिए इसके सरफेस को क्या कर रहा है ये और तेजी से ग्रिप बना रहा है, और तेज क्या कर रहा है, ग्रिप बना रहा है। मैकेनिकल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो मैकेनिकल रेजिस्टेंस यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेस का होता है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखा गया, सब लिखा गया, अभी देख लेना आगे, ठीक है। तो हमने आपको बेरिंग स्ट्रेस में कुछ पढ़ाया था क्या, जब दो बॉडी या दो भी कोई भी बॉडी है वो आपस में कांटेक्ट में हो और फोर्स किसी एक बॉडी द्वारा दूसरे पे ट्रांसफर किया जा रहा हो, तो ऐसे में हम कहेंगे क्या, बेरिंग स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे जो भी आपका मैकेनिकल रेजिस्टिंग फोर्स है यह सामान्यतः दोनों को परस्पर कांटेक्ट की अवस्था में होता है, अतः यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेस भी जनरेट होता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पर लिखा है और सारी चीजें हमने आपको बताया भी है। अब थोड़ा सा एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। बॉन्ड की परिभाषा है, द ग्रिप ऑफ द रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट ड्यू टू एडहेशन और बेरिंग इज टर्म्ड एज बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। एडहेशन या बेरिंग, एडहेशन के स्थान पर फ्रिक्शन भी हो सकता है, ठीक है, और बेरिंग के स्थान पर आपका मैकेनिकल रेजिस्टेंस या मैकेनिकल भी हो सकता है, कोई क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहा, एडहेशन और बेरिंग के टर्म्स में जो बॉन्ड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हम कहेंगे रेनफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच, या रेनफोर्समेंट और कंक्रीट का जो ग्रिप होता है, जो पकड़ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में आप ऐसे कह सकते हो कि कंक्रीट और स्टील के बीच जो ग्रिप होती है, ठीक है, किसके कारण, किसके कारण, कंक्रीट और स्टील के बीच, ठीक है, एडहेशन प्रॉपर्टी, फ्रिक्शनल, ठीक है, तथा मैकेनिकल प्रॉपर्टी के कारण जो ग्रिप होता है, उसी ग्रिप को क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। अगला, द टर्म्स बॉन्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मीन्स बाय व्हिच स्लिप बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट इज प्रिवेंटेड, ठीक है। बॉन्ड क्या करता है, बॉन्ड क्या करता है, बॉन्ड को इस प्रकार से भैया, बॉन्ड को इस प्रकार से भैया परिभाषित कर सकते हो कि कंक्रीट और स्टील के बीच, कंक्रीट और स्टील के बीच स्लिप को प्रिवेंट करता था, रोकना, स्लिप को रोकना, ठीक है, या जो स्लिप को रोकता है, स्लिप होने से जो रोकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। बराबर क्लियर हुआ, ठीक है। तो दोनों में से आप चाहे जो याद कर लीजिएगा। फिर हम कह रहे हैं क्या, बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज मेनली ड्यू टू, ठीक है, बॉन्ड जो होता है स्टील और कंक्रीट के बीच, वह सामान्यतः मैकेनिकल रेजिस्टेंस, प्योर एडहेशन रेजिस्टेंस तथा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के द्वारा होता है, सामान्यतः, ठीक है। मेनली हमने यहाँ पर बात किया है, ठीक है, जो मेनली बॉन्ड होता है स्टील और कंक्रीट के बीच में, वो मैकेनिकल रेजिस्टेंस, प्योर एडहेशन रेजिस्टेंस तथा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण जनरेट होता है। अब बात हम करेंगे कि जो मैकेनिकल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, मैकेनिकल रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड ड्यू टू बियरिंग स्ट्रेस अगेंस्ट द रिब, ठीक है। रिब क्या है, ठीक है, वही जो उसकी डेप्थ होती है, ये, ठीक है, डेप्थ जो होती है, जो नीचे आपका रहता है, जैसे हमने कहा ये जो आपका सामने दिख रहा है, यही है रिब, यही क्या है आपका रिब है, ठीक है। इस रिब में हमने कहा ये बीच में क्या है, बीच में हमने एक स्टील डाल दिया है, बता भाई अभी भी रिब में है कि नहीं है, अभी भी क्या है, रिब में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं क्या, कि मैकेनिकल रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड ड्यू टू अगेंस्ट बेयरिंग स्ट्रेस अगेंस्ट द रिब, ठीक है। हम कहें जानते, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या, कि बेयरिंग स्ट्रेस के कारण क्या होता है, जनरेट होता है, वो भी कहाँ पर, रिब के अगेंस्ट। अगला हम देख रहे हैं क्या, प्योर एडहेसिव रेजिस्टेंस था फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, दोनों प्योर एडहेसिव रेजिस्टेंस तथा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, इज डेवलप्ड एट द कांटेक्ट ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, अर्थात जहां पर स्टील और कंक्रीट, जहां पर स्टील और कंक्रीट आपस में कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, वहीं पर एडहेसिव प्रॉपर्टी भी जनरेट होता है, वहीं पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी होता है। क्लियर हुआ, वैसे होता तो ये भी है, वहां पर होता तो ये भी यहीं पर है, लेकिन हम कहेंगे ये सामान्यतः बेयरिंग स्ट्रेस के कारण होता है, जबकि ये सामान्यतः क्या होता है, ठीक है, श्रिंकेज के कारण होता है। क्लियर हुआ से, प्योर एडहेसिव रेजिस्टेंस द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड एट द कांटेक्ट ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, ठीक है। फिर अगला हम देखते हैं द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय द श्रिंकेज इन कंक्रीट, ठीक है। आसान कहेंगे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड होता है वो कहाँ पर, कंक्रीट में श्रिंकेज के कारण जनरेट होता है, किसके कारण, कंक्रीट में श्रिंकेज के कारण जनरेट होता है। फिर हम कह रहे हैं व्हेन अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर इज लोडेड द रेजिस्टेंस फर्स्ट ब्रोकन इज प्योर एडहेसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। हमने कहा जैसे किसी स्ट्रक्चर पर लोड अप्लाई होगा तो सबसे पहले वहां पर क्या टूटेगा, सबसे पहले क्या टूटेगा, तो ये तो बेयरिंग स्ट्रेस है, ठीक है, ये तो जल्दी टूटेगा नहीं, क्योंकि बेयरिंग स्ट्रेस का मान वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, 0.75 FI आप पीछे पड़े हो, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन हम मानते हैं कि लगभग ज़्यादा होता है। प्योर एडहेसिव रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, ये एक प्रकार से प्रॉपर्टी होती है जो कि दोनों पार्टिकल्स को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो क्या स्टील के पार्टिकल कंक्रीट के पार्टिकल में मिलते हैं, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, स्टील अलग ही रहता है, कंक्रीट इसके ऊपर आकर के कुछ इस प्रकार से, ठीक है, पकड़ बनाता है,
लेकिन हम कहेंगे इसके पार्टिकल इसमें नहीं जाते, इसके पार्टिकल इसमें नहीं जाते, इसलिए हम कहेंगे कि एडहेसिव प्रॉपर्टी के द्वारा जो भी बॉन्ड बनता है, ठीक है, वह थोड़ा सा कम होता है। फिर हम बात करेंगे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि कंक्रीट के संकुचित होने से अर्थात कंक्रीट के श्रिंक होने से बॉन्ड बनता है, अर्थात इसके सरफेस पे जो ग्रिप बना रहता है, जो ग्रिप मान लीजिए ग्रिप बना यहाँ पर, ठीक है, ग्रिप बना था ऐसे था, हमने क्या किया इसको इस प्रकार से कुछ श्रिंक कर दिया। जब श्रिंक किया गया तो इनके बीच की बॉन्डिंग और क्या हुई, बढ़ गई। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि सबसे पहले जो फेल करेगा कौन करेगा, प्योर एडहेसिव रेजिस्टेंस। हम कहेंगे कि एडहेशन प्रॉपर्टी के कारण जो भी बॉन्ड बना होगा वह सबसे पहले फेल करेगा, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि सबसे पहले कौन टूटता है, एडहेसिव रेजिस्टेंस टूटता है, ठीक है। दूसरा हम देख रहे हैं क्या, ठीक है, एज द inadequacy ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी कंपनसेटेड बाय प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। वही है, आगे भी एंड एंकरेज भी उसको कहते हैं। हमने भी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था क्या कि बॉन्ड को अगर पर्याप्त बनाए रखना है तो पर्याप्त डेवलपमेंट लेंथ भी होना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि पर्याप्त डेवलपमेंट लेंथ प्रदान करके हम बॉन्ड को, ठीक है, एक बॉन्ड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बता भाई क्लियर हुआ। तो इस पॉइंट को आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हम आगे देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेस हो जाएगा ना ऐसे, ठीक है, इसको ले लीजिएगा। अब हम बॉन्ड स्ट्रेस यहाँ पर देखने चल रहे हैं। ये बॉन्ड स्ट्रेस क्या है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ पर ही आधारित है। जिस प्रकार से बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में हमने देखा था, ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स हो रहा था, उसी प्रकार से हम ठीक है बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में भी देखेंगे। बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में क्या हम देखेंगे, बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है। हमने भी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, कुछ क्या समझाया था वहाँ पर हमने आपको बताया था क्या कि जो भी इंटरनल फोर्स जनरेट हो रहे हैं, जो भी रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हो रहे हैं, जो कि ठीक है स्टील और कंक्रीट दोनों को काटने का प्रयास कर रहे हैं या काट के अलग हो रहे हैं, अर्थात आप सिंपल भाषा में कह सकते हो शियर फोर्स, ठीक है। रेजिस्टिंग फोर्स को हमने शियर फोर्स क्यों कहा, ठीक है, चलो देखते हैं थोड़ा सा। ये स्टील था, कंक्रीट था, हमने पर खींच लिया, हमने पर क्या खींच लिया, ठीक है। जब हमने पर खींचा तो यहाँ पर कुछ शेयरिंग जनरेट होगा, नहीं हुआ, अर्थात हम कहेंगे शियर फोर्स, ठीक है। और शियर फोर्स के कारण कहेंगे यहाँ पर शियर स्ट्रेस भी होगा कि नहीं होगा, शियर स्ट्रेस भी होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि बॉन्ड स्ट्रेस को हम शियर स्ट्रेस भी कह सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस को हम शियर स्ट्रेस भी कह सकते हैं। अर्थात जो इंटरनल फोर्स हो रहा है, जो शियर फोर्स हो रहा है, अगर इसी को हम पर यूनिट एरिया के रिस्पेक्ट में अगर हम दर्शाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बॉन्ड स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। अगला हम देख रहे हैं यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेस। अगला हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। इसको हम सामान्यतः टाउ बी डी से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, टाउ बी डी से निरूपित करते हैं। चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। अभी इसको भी हम लिख देंगे, बाद में आप उसको भी जो है लिख लीजिएगा, पहले आप समझिए यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्टील है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर ये क्या है, कंक्रीट, यहाँ पर ये क्या भरा है, कंक्रीट भरा है, यहाँ पर भी कंक्रीट भरा है, ठीक है, कंक्रीट भरा है। चलिए यहाँ पर हमने कंक्रीट भर दिया। हम क्या देख रहे हैं कि ये इतना पॉइंट इसको क्या कर रहा है, पकड़ने का प्रयास कर रहा है, अर्थात ग्रिप यहीं पर तो बनाएगा, ग्रिप क्या करेगा, ग्रिप यहीं पर बनाएगा, ये इतने में ग्रिप बना रहा है, ठीक है। अब चलो देखते हैं थोड़ा सा, जब हम इसको खींच रहे हैं, किसको, रॉड को, जब हम रॉड को यहाँ से खींच रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक प्रकार से फोर्स जनरेट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रकार से फोर्स जनरेट होता है, जिसको हम रेजिस्टिंग फोर्स कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब हम इस रॉड को खींचेंगे तो ये कंक्रीट के सरफेस को काटने का प्रयास कर रहा है। किसको काटने का प्रयास कर रहा है, कंक्रीट के सरफेस को। किसको काटने का प्रयास कर रहा है, ये कंक्रीट के सरफेस को काटने का प्रयास कर रहा है। जैसे हमने कहा कि ये देखो यहाँ पर कंक्रीट दबाया गया है, ये पूरा सरफेस है, हमने इसको ऊपर खींच दिया। अब बता भाई यहाँ से कुछ कटा कि नहीं कटा, कटा है। जब कटा है तो हम कहेंगे कटने वाले फोर्स को हम शियर फोर्स कहते हैं। अतः हम कहेंगे कि यहाँ पर एक शियर फोर्स भी जनरेट होगा। भाई कुछ नहीं, वही जो रेजिस्टिंग फोर्स आप देखे हो, वही रेजिस्टिंग फोर्स हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शियर फोर्स कह रहे हैं। शियर फोर्स के कारण यहाँ पर स्लाइडिंग होगा, यहाँ पर कटने का प्रयास करेगा, अर्थात हम कहेंगे कि यहाँ पर शियर स्ट्रेस भी जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, यहाँ पर शियर स्ट्रेस भी जनरेट होगा। लेकिन हम यहाँ पर शियर स्ट्रेस नहीं कहते हैं, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं। अगर आप ईएस का एग्जाम डालने देंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको बॉन्ड स्ट्रेस को ही शियर स्ट्रेस के रूप में भी देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। अब बात यहाँ आती है, अब बात यहाँ पर ये आती है
कि हमने मान लिया कि यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, टाउ बीडी, वो हमारा क्या हो रहा है, टाउ बीडी। अब देखो हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, इसको हम पकड़ के खींच रहे हैं, क्या क्या इनको रोक सकता है, क्या क्या इनको रोक सकता है, क्या क्या इनको रोक सकता है, हम कहेंगे क्या, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट रोकेगा। दूसरा ग्रेड ऑफ स्टील, दूसरा क्या रोकेगा, ग्रेड ऑफ स्टील। क्लियर हुआ। फिर हम कहेंगे उनका सरफेस एरिया, उनका क्या, सरफेस एरिया, जितने ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने वो कंक्रीट के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, और जितने वो कंक्रीट के साथ कांटेक्ट में रहेंगे उतने उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी होगी। बता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम दूसरा बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, हम कहेंगे अतिरिक्त या मैक्सिमम सरफेस एरिया को डेवलप कराने के लिए, मैक्सिमम सरफेस एरिया को डेवलप कराने के लिए हम थिनर बार का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से ठीक है, अगला अगला क्या होगा, तो अगला हम कहेंगे कि जो भी यहाँ पर ठीक है फोर्स जनरेट हो रहा है, चलो पहले शियर स्ट्रेस ले लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है नहीं होता है। जब हम बॉन्ड स्ट्रेस की बात करेंगे हम कहेंगे शियर फोर्स अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस, नॉमिनल एरिया। नॉमिनल एरिया का मतलब क्या, कि जो परिधि की पूरी ले रहा है और पूरी ये लंबाई, परिधि गुणे लंबाई, क्लियर हुआ से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि हमारा होगा बॉन्ड स्ट्रेस। ये जो बॉन्ड स्ट्रेस होगा या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होता है, किसके लॉन्गिट्यूडनल होता है, किसके लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, स्टील और कंक्रीट के जो कांटेक्ट सरफेस है, स्टील और कंक्रीट का जो कांटेक्ट सरफेस है, जैसे हमने कहा ये स्टील है, कंक्रीट है, इसके जो कांटेक्ट सरफेस है, ये कांटेक्ट है, यहाँ पर कांटेक्ट है, इसके कांटेक्ट सरफेस के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जनरेट होता है। शियर स्ट्रेस कैसे जनरेट होगा, स्टील और कंक्रीट के लॉन्गिट्यूडनल या कांटेक्ट के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जनरेट होता है। क्लियर हुआ से। ठीक है, अब बॉन्ड स्ट्रेस का जो भी मान होता है वह अलग अलग ग्रेड की कंक्रीट के लिए अलग होगा, अलग अलग स्टील की ग्रेड के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, टेंशन में अलग होगा, कंप्रेशन में अलग होगा। देखो कैसे, देखो हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं, खींचना आसान है, जल्दी से क्या करेगा ये निकल जाएगा, जल्दी से क्या करेगा निकल जाएगा। हमने इसको कंप्रेस किया, हमने इसको क्या किया, कंप्रेस किया। जब इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये उतनी तीव्र गति से इसको क्या करेगा, अंदर नहीं दब पाएगा। जब अंदर नहीं दब पाएगा तो हम कहेंगे क्या, कि कंप्रेशन फोर्स में ज़्यादा मन लगाना पड़ेगा फोर्स का, जबकि टेंशन में कम फोर्स से भी हम निकाल सकते हैं। बताओ क्लियर हुआ। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि इसको हम क्या कर रहे हैं, पकड़ के खींच रहे हैं, जल्दी से निकल गया। लेकिन जब इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं हम कहेंगे यहाँ पर ज़्यादा लोड अप्लाई करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं क्या, कि जब टेंशन की बात करेंगे तो वहाँ पर टाउ बीडी का मान कुछ कम रहेगा, जबकि हम कंप्रेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर टाउ बीडी का मान ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा होता है, हम कहेंगे कि एवरेज का जो भी आएगा वह 25% ज़्यादा लिया जाता है। क्लियर हुआ। कंप्रेशन में जो भी बॉन्ड स्ट्रेस का मान होता है वह 25% अधिक हो जाता है। क्लियर हुआ। उसी प्रकार से प्लेन बार की अगर हम बात करेंगे, उसी प्रकार से हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन बार की अगर हम बात करेंगे तो प्लेन बार हम कहेंगे बॉन्ड स्ट्रेस का मान कम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ग्रिप नहीं बना है। ठीक है, हम जैसे ही पकड़ेंगे तुरंत क्या होगा, सरक जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, पकड़ने के लिए भाई यहाँ पर हम ग्रुप काट देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रुप काट देंगे। जब ग्रुप हम काटेंगे यहाँ पर तो हम कहेंगे इसकी पकड़ने की सामर्थ्य यहाँ पर बढ़ जाएगी, अतः इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। हमने क्या कहा कि प्लेन बार की अपेक्षा जो डिफॉर्म बार होता है, प्लेन बार की अपेक्षा जो डिफॉर्म बार होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ लगभग 60% अतिरिक्त होती है। ठीक है, कितना, 60% और 60%। क्लियर हुआ, किससे, प्लेन बार की अपेक्षा। क्लियर हुआ से। कैसे पता चला भाई, प्लेन बार आप पकड़ के लटक रहे थे तुरंत गिर जा रहे थे, जबकि जब आप डिफॉर्म बार का यूज किया, टोर बार का यूज किया, टेम्प्टी बार का यूज किया तो वहाँ पर आपने देखा कि जो इसके ऊपर ग्रुप कटे थे उस ग्रुप में क्या हुआ, पकड़ ज्यादा बन रहा है। जब पकड़ ज्यादा बन रहा है तो कहेंगे बॉन्ड स्ट्रेस का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बताओ क्लियर हुआ। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया है। अब इन सारी चीजों को हम लिख दे रहे हैं और लिखने के बाद आप उसको क्या कीजिएगा, छाप लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक पॉइंट, समझा दिए सब। अभी जो नहीं समझ आया होगा कमेंट कीजिएगा, उसको हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो उसी का हम देख रहे हैं, ये समझाए तो वैसे यहाँ पर लिखा गया है। पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, व्हेन द स्टील बार आर एम्बेडेड इन कंक्रीट, द कंक्रीट आफ्टर सेटिंग adheres to the surface of the bar and thus resist any force that tends to pull or push this rod। हमने वहाँ पर आपको दिखाया था कि यदि आप किसी राड को कंक्रीट में दबा दे रहे हैं, मतलब एम्बेड कर रहे हैं, और जब उसको आप राड को खींच रहे हैं या आप कोई फोर्स उस पर लगा करके उस राड को कंक्रीट से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, तब वहाँ पर आपको बॉन्ड स्ट्रेस देखने को मिलता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। फिर अगला हम देख रहे हैं क्या,
द इंटेंसिटी दिस एडहेसिव फोर्स इज कॉल्ड बॉन्ड स्ट्रेस। अर्थात हम कहेंगे कि जो भी वहाँ पर रेजिस्टिंग फोर्स हो रहा था उसको अगर हम पर यूनिट एरिया के रिस्पेक्ट में अर्थात इंटेंसिटी के रूप में अगर दर्शाएंगे तो हम कहेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, बॉन्ड स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, फिर आगे हम क्या देख रहे हैं कि बॉन्ड स्ट्रेस, हाँ थोड़ा सा अक्षर यहाँ पर छोटा लिखा गया है, क्वालिटी आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें आप कमेंट कीजिएगा, इसका हम PDF आपके पास प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं अगला पॉइंट आपका है बॉन्ड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द शियर फोर्स। ठीक है, पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट ऑफ नॉमिनल सरफेस एरिया, पर यूनिट ऑफ नॉमिनल सरफेस एरिया ऑफ रेनफोर्सिंग बार दैट इज शियर स्ट्रेस। हमने यहाँ पर आपको दिखाया थोड़ा सा कि जो भी शियर फोर्स हो रहा था अगर उसी को हम, ठीक है, पर यूनिट नॉमिनल सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में दर्शाते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, बॉन्ड स्ट्रेस। और उसी बॉन्ड स्ट्रेस को हम शियर स्ट्रेस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कटने का प्रयास करता है। बताओ क्लियर हो नहीं, कटने का प्रयास कर रहा है तो ये चीज यहाँ पर कह रहा है। अब कैसे कटने का प्रयास कर रहा है, कैसे कटने का प्रयास कर रहा है, तो इस स्टील के क्या चारों तरफ, स्टील के चारों तरफ कटने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर लिखा गया है कि बॉन्ड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द शियर फोर्स पर यूनिट ऑफ नॉमिनल सरफेस एरिया ऑफ रेनफोर्सिंग बार दैट इज शियर स्ट्रेस। उसे वो कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं। फिर कह रहे हैं एक्टिंग पैरेलल टू द बार। शियर स्ट्रेस कैसे कार्य करता है, ठीक है, बार के पैरेलल कार्य करता है। ठीक है, ऑन द इंटरफेस बिटवीन द बार्स एंड द सराउंडिंग कंक्रीट। ठीक है, मतलब क्या, बार और कंक्रीट के, ठीक है, यहाँ कहेंगे कंक्रीट के चारों, बार के चारों तरफ जो कंक्रीट है, ठीक है, उसके पैरेलल। बताओ क्लियर बात है ना। ठीक है, अभी हम डायग्राम पीछे बना करके आपको दिखाए थे। अगला पॉइंट यहाँ पर आपका है इट इज द लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सरफेस बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट। भाई कुछ नहीं है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है इट इज द लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, हमने वहां पर क्या बोला था भाई, कटने का प्रयास कर रहा है, जाहिर सी बात है शियर स्ट्रेस होगा। कैसे होगा, ठीक है, जो भी कंक्रीट और स्टील का, ठीक है, कांटेक्ट सरफेस है इसके लॉन्गिट्यूडनल होगा। इसके कैसे होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, इसके पैरेलल होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है। फिर अगला पॉइंट हम देखें द बॉन्ड स्ट्रेस एक्टिंग पैरेलल टू द रेनफोर्समेंट ऑन द इंटरफेस बिटवीन द बार एंड कंक्रीट इज आल्सो कॉल्ड शियर स्ट्रेस। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है क्या, द बॉन्ड स्ट्रेस एक्टिंग पैरेलल टू द रेनफोर्समेंट, ठीक है, ऑन द इंटरफेस बिटवीन द बार एंड कंक्रीट इज आल्सो कॉल्ड शियर। भाई कुछ नहीं, ऊपर वाला तो है फिर लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कंक्रीट और स्टील के बीच, ठीक है, यहाँ कहें कंक्रीट और स्टील के जो भी कांटेक्ट सरफेस अर्थात इंटरफेस वहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, वहाँ पर जो पैरेलल स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं। या सिंपल भाषा आप कह सकते हो क्या, कंक्रीट और स्टील के इंटरफेस पर जो भी बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है, उसी के पैरेलल हमारा क्या होता है, शियर स्ट्रेस भी जनरेट होता है। बता दें, क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पर कुछ टेबल देख रहे हैं, ये टेबल किसका है थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये टेबल जो आपका है वो है आपका, ठीक है, परमिसिबल वैल्यू ऑफ या द वैल्यू ऑफ, ठीक है, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ठीक है, टाउ BD का मान है, किसका मान है ये, टाउ BD का मान है, वो भी कौन सा, परमिसिबल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है ये, परमिसिबल वैल्यू है। ठीक है, टाउ BD का मान है, वो भी किसमें, इन टेंशन, किसमें है ये, टेंशन में है। ठीक है, टेंशन में है, वो भी किसका, प्लेन बार का। किसका है ये, प्लेन बार का है। ध्यान देना, हमने क्या क्या बोला, हमने कहा कि जो भी यहाँ पर टेबल लिखा गया है वो कौन सा है, शियर स्ट्रेस का परमिसिबल वैल्यू है। ठीक है, शियर स्ट्रेस, इसे शियर स्ट्रेस को हम बॉन्ड स्ट्रेस भी कहते हैं। यहाँ पर बॉन्ड लिख दीजिए, ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे। बॉन्ड स्ट्रेस है और उसी बॉन्ड को हम कहेंगे परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू है। ये परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस टेंशन में लिया गया है, वो भी किसमें, प्लेन बार में लिया गया है। ठीक है, टेंशन में और वो भी किसमें लिया गया है, प्लेन बार में लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40 से ऊपर भी रहेगा तो भी वही ले जाएगा। आपने पीछे देखा था कि कंक्रीट का ग्रेड और स्टील का ग्रेड ये दोनों ही बॉन्ड को प्रभावित करते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, ठीक है, हमने कहा WSM है। जब WSM में हम बात करेंगे तो 15 के लिए 0.6, 20 के लिए 0.8, 25 के लिए 0.9, 30 के लिए 1, 35 के लिए 1.1, 40 या उससे ऊपर जो रहेगा 1.2 ले जाएगा जब हम लिमिट स्टेट मेथड की बात करते हैं। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड की हम बात करेंगे, हम कहेंगे 1.0 15 के लिए, 20 के लिए 1.2, 25 के लिए 1.4, 30 के लिए 1.5, 35 के लिए 1.7, 40 के लिए, ठीक है, 1.9। 40 से अगर ऊपर हो जाएगा तो भी आपका 1.9 और 1.2 ही लिया जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए था, हमने कहा टेंशन में प्लेन बार के लिए। किसमें, टेंशन में प्लेन बार के लिए। ठीक है, अब हम इसी को कुछ आगे और देखते हैं। अब इसी को कुछ आगे और देखते हैं। जैसे हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या,
कि जब उसे हम कंप्रेशन में यूज करते हैं, ठीक है, जब हम कंप्रेशन में यूज करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा के यूज करते हैं, हम कहेंगे वहाँ पर शियर स्ट्रेस का मान ज़्यादा होता है। ठीक है, हमने कहा इसको निकालना आसान है लेकिन इसको दबाना क्या है, कठिन है। अब हम कहेंगे क्या कि वहाँ पर, ठीक है, जो भी बॉन्ड स्ट्रेस का मान होगा उस बॉन्ड स्ट्रेस का मान क्या होगा, थोड़ा सा अधिक लिया जाएगा। कितना अधिक लिया जाएगा, 25% अधिक लिया जाएगा। अगर हम 25% अधिक की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि द एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस फॉर रेनफोर्सिंग बार इन कंप्रेशन कैन बी इंक्रीज 25%। कितना इंक्रीज किया जाएगा, 25% इंक्रीज किया जाएगा। कब, जब यहाँ पर टेंशन के स्थान पर क्या हो जाए, कंप्रेशन। क्लियर हुआ। तो 1.6 था, 1.6 में जब हम कंप्रेशन में बात करेंगे तो टाउ बीडी का मान क्या होगा, टाउ बीडी इन कंप्रेशन जो वो भी कौन सा बार है, प्लेन बार है। कौन सा कंक्रीट हम ले रहे हैं, M15 ले रहे हैं। तो हम जानते हैं टेंशन के लिए M15 के लिए कितना होता है, 0.6 होता है। किसका मान, टाउ बीडी का। किसका मान, टाउ बीडी का। अब इसमें 25% और अतिरिक्त कर दीजिए। पहले एक था, अब उसमें 25% और जोड़ दिया गया, मतलब 1.25 से क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। 1.25 से गुणा कर देंगे। अब जो भी वैल्यू आएगी वो किसका मान आ जाएगा, ठीक है, कंप्रेशन में टाउ बीडी का मान आ जाएगा। वो भी किसके लिए, प्लेन बार के। ठीक है, अगर हम एलएसएम की बात करेंगे तो हम कहेंगे 1.25 से गुणा कीजिए 1 को। अब यहाँ से किसका मान आ जाएगा, टाउ बीडी इन कंप्रेशन, वो भी किसमें, प्लेन बार में। बताओ क्लियर यहाँ से। ठीक है, तो टाउ बीडी में ही हम कितने से गुणा करते हैं। अगर हम कंप्रेशन में बात करेंगे तो 25% बढ़ाएंगे और गुणा किससे करते हैं, 1.25 से, क्योंकि एक तो पहले से है उसमें 25% और इंक्रीज कर देंगे, मतलब 1.25 हो जाता है। वहां से ठीक है। फिर आगे हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर प्लेन बार के स्थान पर अगर HYSD बार ले जाए, डिफॉर्म बार ले जाए, ट्विस्टेड बार ले जाए, तो ऐसे स्थान हम कहेंगे जो भी बॉन्ड स्ट्रेस होती है प्लेन बार की अपेक्षा 60% अधिक होती है। कितना, 60% अधिक होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन कुछ हम देखते हैं, कुछ यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं क्या। ठीक है, हमने कहा HYSD बार यूज किया गया। कौन सा बार यूज किया जाए, HYSD बार। ठीक है, 60% बॉन्डिंग इंक्रीज होगा, मतलब 1.6 से हम गुणा कराएंगे किसमें, टाउ बीडी में। फिर हमने कहा ठीक है टेंशन में है, किसमें हमने बोला, टेंशन में है। कोई भी एक एम ले लीजिए, हमने इसको ले लिया, है। ठीक है, ये वाला मान हम ले रहे हैं। हम कहेंगे यहाँ पर जो भी बॉन्ड स्ट्रेस का मान आएगा टाउ बीडी का, वो आएगा 1.2 × 1.6। बता रहे क्लियर वहाँ से। ठीक है, 1.2 × 1.6 ये हम निकाल रहे हैं एलएसएम में, और M20 के लिए, किसके लिए निकाल रहे हैं, M20 के लिए निकाल रहे हैं, टेंशन में। अगर यही बात कर रहा है कंप्रेशन में क्या होगा, ठीक है, हम कहेंगे टाउ बीडी इज इक्वल टू 1.2 × 1.6 × 1.25। ये हो गया कंप्रेशन के लिए, ये हो गया किसके लिए, ठीक है, टाउ बीडी, और ये हो गया आपका, ठीक है, डिफॉर्म बार के लिए। बता क्लियर हो गया, यहाँ से समझ में आ गया है। तो जितना चीज बोलेगा उसे हम क्या करेंगे, ऐड करते हुए या जोड़ते हुए गुणा करते हुए निकाल लेंगे। ये प्लेन बार टेंशन के लिए है। ठीक है, प्लेन बार के स्थान पर HYSD बार यूज किया जाएगा। तो इसी में सब में हम क्या करेंगे, 1.6 से गुणा करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उल्टा लिख उठा भाई, ये आपका है डिफॉर्म बार, और ये जो आपका 1.2 है ये किसका मान है, टाउ बीडी का मान है। यहाँ से ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम टाउ बीडी का मान निकाल सकते हैं। हो जाएगा, अब इसको समझ लीजिएगा, इस पे कुछ क्वेश्चन भी आपके यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, फिर आगे हम क्वेश्चन लिखेंगे क्या, द वैल्यू ऑफ टाउ बीडी फॉर, मतलब वही बॉन्ड स्ट्रेस फॉर डिफॉर्म बार में भी इंक्रीज बाई 60% ऑफ द वैल्यू फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, अगर हम कह सकते हैं माइल्ड स्टील बार भी है, वहाँ पर माइल्ड या प्लेन रेनफोर्समेंट भी लिखा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह सकते हो कि प्लेन रेनफोर्समेंट या माइल्ड स्टील की अपेक्षा HYSD में जो भी बॉन्ड स्ट्रेंथ का मान होता है वो 60% अधिक होता है। ठीक है, कभी कभी उसका फार्मूला पूछ लेता है। फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि जो भी, ठीक है, जो भी शेयरिंग का मान होता है मैक्सिमम, वह क्रिटिकल सेक्शन तक ले जाता है, और वह क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, कॉलम से D दूरी पर ले जाता है। लेकिन जब हमने इसका फार्मूला निकाला था तो वहाँ पर Z आया था, Z को हमने J × D लिखा था, जिस J को IS कोड 456 और 2000 ने क्या किया था, हटा दिया था। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि वही Z यहाँ पर लिया गया है, अर्थात शियर फोर्स एट द सेक्शन अपॉन टोटल पेरीमीटर ऑफ द बार, ठीक है, इंटू लीवर R। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, इंटू लीवर R। बता क्लियर हो ना, मतलब गुणे का निशान लगाया है यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, टोटल पेरीमीटर है, उसके बाद क्या रहेगा, लीवर आर्म रहेगा।
क्लियर हुआ? तो इतना आपका क्या है, ये टाउ बी डी के बारे में हमने देखा, शियर स्ट्रेस के बारे में हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड आपका दो प्रकार से होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट बॉन्ड और दूसरा आपका होता है लोकल बॉन्ड। डायरेक्ट बॉन्ड को हम एंकरेज बॉन्ड भी कहते हैं और लोकल बॉन्ड को हम फ्लेक्चर बॉन्ड कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतनी राम कहानी हो गई, पूरा एक लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है, हो गया होगा लगभग 40-45 मिनट का हो गया होगा लेक्चर, ठीक है। अभी तक फार्मूला कहाँ गया जो हम पढ़े थे भाई, फार्मूला पढ़े थे ना, LD = सिग्मा ST × 5/4 टाउ BD पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? 0.875 4 टाउ BD पढ़े थे, ठीक है। वो फार्मूला गया कहाँ, ठीक है, अभी फार्मूले तक पहुंचे ही नहीं हो। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ कहानी बता रहे हैं सबकी, अभी सिर्फ आपको सबकी कहानी बता रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। और किसी भी एसिड स्ट्रक्चर में दो प्रकार से बॉन्ड जनरेट होता है, एक होता है, ठीक है, डायरेक्ट बॉन्ड और दूसरा हमारा होता है लोकल बॉन्ड। डायरेक्ट बॉन्ड को ही हम एंकरेज बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, और लोकल बॉन्ड को हम फ्लेक्चर बॉन्ड कहते हैं। क्लियर हुआ? फ्लेक्चर बॉन्ड क्या होता है, ये क्रैकिंग के समय ले जाता है, जबकि एंकरेज बॉन्ड जो होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं क्या, कि जब किसी बार पर, हम कहेंगे जब किसी धरन पर टेंसाइल, या हम कहेंगे बार पर ही बात कर लेते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव, डायरेक्ट टेंसाइल डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा हो, तो ऐसे में हम जो बॉन्ड निकालते हैं वो हम एंकरेज बॉन्ड निकालते हैं, ठीक है। अब बेंडिंग या क्रैकिंग के समय जो हम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, फ्लेक्चर बॉन्ड निकालते हैं। क्लियर हुआ? अब एंकरेज बॉन्ड को हम डेवलपमेंट लेंथ भी कहते हैं। अब एंकरेज बॉन्ड में आप निकालेंगे तो वहां से आपको फार्मूला मिलेगा देखने को, LD = 0.87 FY/4 टाउ BD इंटेंशन, ठीक है। जब कंप्रेशन की बात करेंगे 0.87 FY/5 टाउ BD, ये सब हम निकलवाएंगे, ठीक है, सब निकलवाएंगे, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्चर बॉन्ड भी आपका निकाला जाएगा। अब बात आती है इन दोनों में किसको हम ले, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा जो सुटेबल रहता है, जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, वो होता है आपका एंकरेज बॉन्ड, और सर उसे को हम कहते हैं क्या, डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ और एंकरेज बॉन्ड ये दोनों वास्तव में अलग है, लेकिन हम कहते हैं कि दोनों की वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये करने, ये कहानी जो है हम देखेंगे कल वहाँ पर हम डेरिवेशन करेंगे, और हो सकता है ये आपका कल ही खत्म हो जाए, ठीक है, कल ही या अगले लेक्चर में आपका एक हो गया पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आपको कराएंगे क्या, पूरे धरन की एक तरफ से डिजाइन। क्लियर हुआ? तो आप जितना भी पीछे तैयार है, जितना भी पीछे पढ़ा दिया गया है, सब एक एक पॉइंट आपका रटा होना चाहिए, ठीक है। रटना क्या है भाई, अगर समझ लियो तो रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं समझो तो रटना पड़ेगा, ठीक है। अगर डाउट्स है तो आप डाउट्स आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम बताएंगे उसको, लेकिन इतना तैयार होना चाहिए क्योंकि हम डिजाइन जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर इतना चीज़ नहीं तैयार रहेगा तो आप हमारे साथ नहीं चल पाओगे, ठीक है, हमारे साथ नहीं चल पाओगे। अगर पिछला पूरा तैयार रहेगा तब आप हमारे साथ चल सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे से आप हमारे साथ भी चल सकते हो, ठीक है ना। तो उतना पीछे वाला तैयार कर लीजिएगा, फिर आगे हम कल देखेंगे, ठीक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.